आज की जो कहानी है वह उड़ीसा के जिला डबवाला से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। सोभेराम बेहद सीधा साधा और बहुत ही मेहनती आदमी था। वह उड़ीसा के जिला डबवाला के एक दवाई कारखाने में काम किया करता था, जबकि उसके बीवी बच्चे उड़ीसा के जिला बलवंतपुर में रहते थे। यहाँ सोभेराम का जन्मभूमि स्थान था। उसका एक भाई भी था, बिल्लू। बिल्लू का परिवार भी उसके साथ रहता था। जिला बलवंतपुर के पास के गांव जिब्रन के रहने वाले राजकुमार का बेटा सौरभ अक्सर जिला बलवंतपुर में अपनी बुआ के घर आता जाता रहता था। उसकी बुआ की शादी सोभेराम के भाई बिल्लू के साथ हुई थी। सोभेराम की पत्नी पूजा पति की गैर मौजूदगी में भी घर की जिम्मेदारी ठीक ठाक से निभा रही थी। वह अपनी बड़ी बेटी की शादी कर चुकी थी। जिंदगी ने कब करवट ली, सोभेराम को पता ही नहीं चला। पिछले कुछ समय से सोभेराम को जब छुट्टी पर घर जाता था, उसे अक्सर अपने घर में सौरभ बेटा मिलता था। सौरभ हालांकि उसके भाई बिल्लू की पत्नी का भतीजा था, फिर भी वह यही सोच रहा था कि आखिर यह इसके घर में क्यों डेरा डाले रहता है। उसने एक दो बार सौरभ को टोका भी कि बुआ के घर पर पड़े रहने से अच्छा है वह कोई काम काज देखे। पूजा ने भी सौरभ पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जब भी आता था वो उसकी खूब मेहमान नवाजी करती थी। सौरभ के मन में क्या था वह नहीं जानती थी। एक दिन सौरभ दोपहर में उसके घर पर आया और चारपाई पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। अचानक वह उसके पास आकर बोला, बुआ तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो। सौरभ की इस बात पर पहले तो पूजा चौंकी, उसके बाद हंसते हुए बोली, मजाक अच्छा कर लेते हो। नहीं बुआ, ये मजाक नहीं है, तुम मुझे सचमुच बेहद अच्छी लगती हो। तुम्हें देखने को दिल चाहता है, तभी तो मैं तुम्हारे यहाँ पर आता हूँ, सौरभ ने हंसते हुए कहा। सौरभ की बात सुनकर पूजा के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं बुआ, तुम बैठो और यह बताओ कि फूफा जी कब आएंगे? उन्हें छुट्टी कहाँ मिलती है, तुम सब जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो। पूजा ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम्हारे ऊपर दया आती है बुआ, फूफा जी को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती तो इतने दिनों तक घर क्यों नहीं आते? वह चाहते तो यहीं पर ही कोई काम कर सकते थे। यह कहकर सौरभ ने जैसे ही पूजा की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। इसके बाद पूजा के करीब आकर पूजा का हाथ पकड़कर बोला, बुआ तुम अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर सौरभ तो चला गया, लेकिन पूजा के मन में कई सवाल छोड़ गया। वह सोचने लगी आखिर सौरभ का उसके यहाँ आने जाने का मकसद क्या है। 27 साल का सौरभ देखने में ठीक ठाक था। अपने गांव के पास की दूध डेयरी में काम किया करता था। तनख्वाह तो कुछ ज्यादा नहीं, पर वहां से उसको बढ़िया कमाई हो जाती थी। बुआ के यहाँ आते आते उसका दिल बुआ की देवरानी पूजा पर आ गया था। पूजा पति की दूरी से बेहद दुखी थी। इसी का बहाना बनाकर उसने उसके दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। सौरभ को इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर पूजा को बुरा लग गया तो परिवार में लड़ाई हो जाएगी। उस दिन सौरभ के जाने के बाद पूजा देर तक सौरभ के बारे में ही सोचती रही कि आखिर सौरभ चाहता क्या है। उस रात पूजा को देर तक नींद नहीं आई। सौरभ का बातचीत करने का अंदाज मन को मोहने वाला था, लेकिन पूजा एज और रिश्ते में सौरभ से बड़ी थी। मन में पति के प्रति गुस्सा भी आया था, क्योंकि पति के कारण ही उसका मन डगमगा रहा था। उसने तय कर लिया, पति इस बार जब घर आएंगे तो वो उससे कहेगी कि या तो वह यहीं पर काम करे या फिर उसे भी अपने साथ लेकर चले। कुछ दिनों बाद सोभेराम छुट्टी पर आया तो पूजा ने कहा, देखो तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, या तो तुम यहीं पर कोई काम कर लो या फिर मैं भी बच्चों को लेकर तुम्हारे साथ डबवाला चलूंगी। पत्नी की बात सुनकर सोभेराम बोलने लगता है कि तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी उम्र तो देखो, बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम्हें प्यार मोहब्बत सूझ रहा है
तो क्या अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ? पूजा ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। पर पूजा यह मेरी मजबूरी है। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं वहाँ किराए का रूम लेकर मैं तुम्हें अपने साथ रख सकूं। और तुम क्या सोच रही हो कि मैं वहाँ खुश हूँ? तुम्हारे बिना मैं भी कम परेशान नहीं हूँ। पति के जवाब पर पूजा कुछ नहीं बोली। सोभेराम 3 दिनों तक घर रहा। तब तक पूजा काफी खुश रही, पर पति के जाने के बाद वह फिर से उदास हो गई। तब उसके दिलो दिमाग में सौरभ घूमने लगा। वह उससे मिलने को उतावली हो उठी। इतना ही नहीं, वह अपने जेठानी के घर जाकर बोली, दीदी सौरभ नहीं आया क्या? जेठानी ने कहा, आया तो था पर जल्दी में था। क्यों, कोई काम था क्या? नहीं, मैं तो यूं ही पूछ लिया। उदास मन से पूजा वापस आने को हुई। तभी जेठानी ने कहा, शायद वो है कल आएगा। जेठानी की बात सुनकर पूजा का दिल खुशी से उछलने लगा। उसे लग रहा था कि सौरभ नाराज है, तभी तो वह उसके घर पर नहीं आया। अगले दिन अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने सौरभ खड़ा था। तुम? उसे देखकर हैरानी से पूजा बोली, हाँ मैं ही हूँ, लेकिन बुआ मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो? बड़ी बुआ ने बताया था कि तुम मुझे याद कर रही थी। लो मैं आ गया, बताओ क्या कहना है? सौरभ ने घर में दाखिल होते हुए कहा। पूजा ने मेन गेट बंद किया और अंदर आकर सौरभ से बातें करने लगी। कुछ देर में पूजा 2 गिलासों में दूध लेकर आई तो सौरभ ने पूछा, फूफा आए थे क्या? हाँ आए तो थे, लेकिन 3 दिन रहकर चले गए, पूजा बेमन से बोली। सौरभ को लगा कि वो फूफा से खुश नहीं है। उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, बुआ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन डर भी लगता है कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। नहीं, तुम बताओ क्या बात है? बुआ सच तो यही है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सौरभ ने एक ही झटके में मन की बात कह दी। सौरभ की बात सुनकर पूजा भड़क उठी, क्या मतलब है तुम्हारा? और हाँ, प्यार का मतलब जानते हो? अपनी और मेरी उम्र देखी है, रिश्ते में मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम्हारी बुआ लगती हूँ। हाँ, लेकिन इस दिल का क्या करूँ जो तुम पर आ गया है? अब तो तुम ही मेरे दिलो दिमाग में छाई रहती हो। सौरभ ने कहा, लगता है तुम पागल हो गए हो। जरा सोचो, अगर घर वालों को यह बात पता चल गई तो मेरा क्या हाल होगा? पूजा ने कहा। सौरभ चारपाई से उठा और पूजा के पास जाकर पूजा के गले में अपनी बाहें डाल दी। पूजा ने इसका कोई विरोध नहीं किया और इससे सौरभ की और हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद पूजा भी खुद को रोक नहीं पाई और दोनों ने मिलकर मर्यादाएं भंग कर दी। जोश उतरने पर जब होश आया तो दोनों में से किसी के मन में पछतावा भी नहीं था। पूजा को अपना फोन नंबर देकर और फिर आने का वादा करके सौरभ चला गया। उस दिन के बाद पूजा की तो जैसे दुनिया ही बदल गई, पर कभी कभी उसे डर भी लगता था, अगर पता चल गया तो क्या होगा। अब सौरभ का आना जाना रहने लगा इस घर में। एक दिन सोबेराम अचानक घर आ गया। उसकी तबीयत खराब थी, पर उस समय सौरभ घर पर नहीं था। पूजा डर गई कि कहीं पति की मौजूदगी में सौरभ ना आ जाए, इसलिए उसने सौरभ को फोन करके बता दिया। हफ्ते बाद सोबेराम तो चला गया, पर पूजा के मन में डर सा समा गया। पड़ोसियों को पूजा के घर सौरभ का आना जाना देख एक दिन पड़ोसन ने पूजा को टोक दिया, जवान लड़के का इस तरह घर आना जाना ठीक नहीं है। अपनी जवान बेटी का कुछ तो ख्याल करो। पूजा गुस्से से बोली, अपने घर का ख्याल मैं खुद रख लूंगी, तुम हमारी फिक्र मत करो। सौरभ उसके यहाँ बेखौफ और बिना रोक टोक आता जाता था। एक दिन जब सोबेराम घर आया तो एक पड़ोसी ने कहा, सौरभ तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर अक्सर आता है, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। सोबेराम को लगा कि जरूर कोई गड़बड़ है। उसने पूजा से पूछा, यह सौरभ का क्या चक्कर है? पति की बात सुनकर पूजा की धड़कनें बढ़ गई। यह क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा रिश्तेदार है, कभी कभी यहाँ आता है, इसमें गलत क्या है? घर में जवान बच्ची है, तुम इसे यहाँ आने के लिए मना कर दो। सोबेराम ने कहा, अपनी बेटी की देख रेख मैं खुद कर सकती हूँ, पर कभी सोचा है तुम्हारे बिना मैं कैसे रहती? तुम लोगों के लिए ही तो मैं बाहर रहता हूँ, जरा सोचो, क्या तुम्हारे बिना मुझे वहाँ अच्छा लगता है? सोबेराम को पूजा की इस बात से विश्वास होने लगा कि पड़ोसियों ने उसे उसकी पत्नी और सौरभ के बारे में जो खबर दी
वह बिल्कुल सही है। सोवेराम को 2-4 दिन रुककर अपने काम पर जिला डबवाला चला गया। इस बार उसका काम में मन नहीं लगा। उसे लगता था जैसे ही उसकी घर गृहस्थी की नींव हिल गई है। एक दिन अचानक वह छुट्टी लेकर बिना बताए घर आ गया। उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो वह सन्न रह गया। उसकी पत्नी सौरभ की बाहों में थी। गुस्से में सोवेराम ने डंडा उठाया और पूजा की खूब पिटाई की, जबकि सौरभ तो भाग गया। पिटने के बाद भी पूजा के चेहरे पर डर नहीं था। वह घबरा कर बोली, इस सब में मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर तुमने मेरी भावनाओं का ख्याल कहाँ रखा। सोवेराम का गुस्सा बढ़ गया। वह हैरान था कि पूजा ने रिश्ते का भी ख्याल नहीं रखा। सौरभ तो उसके बेटे की तरह है। उसने कहा, ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? पूजा ने पूछा। अब मैं नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए आ गया हूँ। यही खेती बाड़ी करूंगा, फिर देखूंगा तुझे, सोवेराम ने कहा। पति की नौकरी छोड़ने की बात सुनकर पूजा परेशान हो उठी, क्योंकि अब उसे सौरभ से मिलने का मौका नहीं मिल सकता था। उसने सौरभ को सारी बात बताई, सतर्क रहने को भी कहा। अब वह किसी भी कीमत पर सौरभ को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसके मन में पति के प्रति नफरत पैदा हो गई। सोबेराम को अब इस बात का डर लगा रहता था कि पूजा सौरभ के साथ भाग न जाए। अगर ऐसा हो गया तो समाज में उसकी नाक कट जाएगी। लिहाजा उसने अपनी दुराचारी पत्नी से नफरत हो गई। बेटी भी जवान थी, पर वह माँ की ही तरफ से बोलती थी। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं बेटी गुमराह न हो जाए। सोवेराम की चौकसाई के बावजूद पूजा और सौरभ मौका पाकर घर से बाहर मिलने लगे। यह बात भी सोवेराम से ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं। उसने पूजा को एक बार फिर से समझाने की कोशिश की, पर वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। सोवेराम समझ गया कि अब कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना उसकी घर गृहस्थी डूब जाएगी। घर का वातावरण काफी तनावपूर्ण रहने लगा था। सौरभ सोवेराम की खुशियों के रास्ते में बाधा बन गया था। काफी सोचने विचारने के बाद सोवेराम को लगा कि इस समस्या का अब एक ही हल है कि रास्ते के कांटे को जड़ से निकाल दिया जाए। दूसरी ओर रोज रोज पिटने से पूजा को लगने लगा था कि अब वह पति के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। वह खुलकर सौरभ के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहती थी। सोवेराम धीरे धीरे अपने इरादे को मजबूत कर रहा था। बेशक यह काम उसके लिए कठिन था, पर एक और चरित्रहीन पत्नी थी तो दूसरी तरफ बेलगाम भतीजा, दोनों उसके गुस्से को हवा दे रहे थे। अब सोवेराम उसी दूध डेयरी पर काम करने जाने लगा जहां पर सौरभ काम करता था। सौरभ रात में उसी दूध डेयरी पर सोता था। उसे लगा कि वह वहीं पर अपना काम आसानी से कर सकता है। वह भी उसी दूध डेयरी पर सोने लगा। रात को मौके की तलाश में लग गया। सौरभ अपने फूफा सोवेराम के इरादे से बेखबर था, जबकि सोवेराम ने तय कर लिया था कि इज्जत पर हाथ डालने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी नौकरी के तीसरे दिन बाद यानी कि 7 सितंबर 2018 को सोवेराम को मौका मिल गया। उसने देखा सौरभ अकेले सो रहा था। वो अपनी जगह से उठा, फावड़े से सौरभ पर प्रहार कर दिया। चोट सौरभ के कंधे पर लगी तो वह चीख कर उठा और भागने की कोशिश की, लेकिन सोवेराम ने उस पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए, जिससे वह वहीं पर मर गया। सौरभ की हत्या करने के बाद सोवेराम ने राहत की सांस ली, पर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वह फावड़ा लेकर सीधे थाना पहुंच गया और पुलिस को सारी बात बता दी। थाना प्रभारी सोवेराम से पूछताछ करके उसे उसी जगह ले गए जहां उसने सौरभ की हत्या की थी। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने सोवेराम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसी क्राइम की कहानी लेकर आता रहता हूँ।